हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम वित्त मंत्रालय के बारे में और 1947 से लेकर अब तक के सभी वित्त मंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस मंत्रालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित भारत सरकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो कि भारतीय ट्रेजरी विभाग के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय टैक्सेशन, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्य के वित्त और केंद्रीय बजट से संबंधित है। और दोस्तों, इस मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग शामिल हैं और ये विभाग है व्यय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग और विनिवेश विभाग। दोस्तों, अगर आप इन सभी विभागों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से इन सभी विभागों के बारे में बता दूंगी। तो दोस्तों, हम सभी फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट देखते हैं। दोस्तों, नवाबजादा लियाकत अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रमुख सदस्य थे और ये भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को दी जाने वाली स्वतंत्रता के रूप में होने वाली वार्ताओं में ये क्लोजली इन्वॉल्व थे। दोस्तों, जब भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए नामांकित करने के लिए कहा, तो दोस्तों लियाकत अली खान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लीग समूह का नेतृत्व करने के लिए कहा गया और इन्हें इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वित्त विभाग सौंपा गया था। और ये 29 अक्टूबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री रहे। दोस्तों, हम देखते हैं आजादी के बाद के पहले वित्त मंत्री को, जो कि हैं आर.के. शनमुगम चेट्टी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1892 को मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर में हुआ था। इनका वित्त मंत्री का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक रहा। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों, यह एक अंतरिम बजट था। इस टाइम इकोनॉमी को रिव्यू किया गया था। 1948 और 49 के बजट दिवस के रूप में कोई भी न्यू टैक्सेस को प्रस्तावित नहीं किया गया था। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री रहे क्षितिज चंद्र नोगी। इनका जन्म 1888 में हुआ था। इन्होंने 35 दिनों के लिए पदभार संभाला और इनके कार्यकाल में बजट पेश नहीं हो पाया था। इनके बाद तीसरे वित्त मंत्री रहे जॉन मथाई। इनका जन्म 10 जनवरी 1886 को मद्रास प्रेसिडेंसी के कालीकट में हुआ था। इनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से 1 जून 1950 तक रहा। दोस्तों, ये भारत के प्रथम रेल मंत्री भी थे। वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने 2 बार बजट पेश किए और 1950 में बजट पेश करने के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। भारत के चौथे वित्त मंत्री चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। इनका जन्म 14 जनवरी 1896 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाटे में हुआ था। दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। इनका वित्त मंत्री का कार्यकाल 29 मई 1950 से 1 अगस्त 1956 तक रहा। इन्होंने देश के प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। दोस्तों, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के विरोध में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके बाद 5वें वित्त मंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही इन्होंने 2 बार वित्त मंत्री का अतिरिक्त पदभार संभाला था। इनका पहला कार्यकाल 1 अगस्त 1956 से 30 अगस्त 1956 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, टी.टी. कृष्णमाचारी 6वें वित्त मंत्री रहे। इनका पहला कार्यकाल 30 अगस्त 1956 से 13 फरवरी 1958 तक रहा। दोस्तों, इन्होंने पाया कि 1955-56 के बजट में की गई गणना में कुछ मिस्टेक्स हुई थी, इसलिए 30 नवंबर 1956 को 5000 शब्दों के भाषण में इन्होंने बदली हुई आर्थिक स्थिति का वर्णन किया और अगले बजट को पेश करने से पहले ही नए करों को लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। दोस्तों, दूसरा आम चुनाव 1957 में फरवरी और मार्च के बीच में हुआ था
और इन्होंने 14 मार्च 1957 को 1957 और 58 के लिए अंतरिम बजट और उसके बाद पूर्ण बजट पेश किया था। इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पाथ ब्रेकिंग टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत की और दोस्तों इनको 1958 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा जब जस्टिस छागला आयोग ने इन्हें दोषी पाया था। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ये वित्त मंत्री थे। इनके इस्तीफे के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले। इनका दूसरा कार्यकाल 14 फरवरी 1958 से 22 मार्च 1958 तक रहा। दोस्तों भारत के 8वें वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भदेली में हुआ था। इनका वित्त मंत्री का पहला कार्यकाल 23 मार्च 1958 से 31 अगस्त 1963 तक रहा। दोस्तों इन्होंने अधिकतम 10 बजट पेश किए। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 5 वार्षिक और 1 अंतरिम बजट पेश किया और अपने दूसरे कार्यकाल में 3 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था और ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। दोस्तों मोरारजी देसाई के पहले कार्यकाल के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी दूसरी बार वित्त मंत्री बने। इनका दूसरा कार्यकाल 31 अगस्त 1963 से 31 दिसंबर 1965 तक रहा। इन्होंने इस बार 2 बजट पेश किए। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने 1964 में फैमिली पेंशन स्कीम शुरू की। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान नहर योजनाएं, दंडकारण्य और दामोदर घाटी परियोजनाएं, नेव वैली लिग्नाइट परियोजनाएं जैसी योजनाएं बनाई और इस बार भी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों इस बार ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनके इस्तीफे के बाद 10वें वित्त मंत्री सचिंद्र चौधरी थे। इनका जन्म 24 फरवरी 1903 को कलकत्ता में हुआ था। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1966 से 13 मार्च 1967 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये लाल बहादुर शास्त्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। दोस्तों 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई एक बार फिर वित्त मंत्री बने और इनका दूसरा कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और दोस्तों बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में मोरारजी देसाई ने 1969 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस बार ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों इनके इस्तीफे के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाली। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनका कार्यकाल 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। स्वतंत्र भारत के 13वें वित्त मंत्री यशवंतराव बलवंतराव चौहान थे। इनका जन्म 12 मार्च 1913 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 27 जून 1970 से 10 अक्टूबर 1974 तक रहा। दोस्तों ये मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी थे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री का पदभार संभाले। इनके बाद भारत के 14वें वित्त मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1910 को तमिलनाडु में हुआ था। इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1974 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। भारत के 15वें वित्त मंत्री रहे हीरूभाई एम पटेल। इनका जन्म 27 अगस्त 1904 को बॉम्बे में हुआ था। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 24 जनवरी 1979 तक रहा। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी और ये मोरारजी देसाई के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों 16वें वित्त मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी और ये भी मोरारजी देसाई के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। भारत के 17वें वित्त मंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 25 अक्टूबर 1979 तक रहा। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी
और ये चौधरी चरण सिंह के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री का अतिरिक्त पदभार संभाले और इनका दूसरा कार्यकाल 25 अक्टूबर 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा और इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। भारत के 19वें वित्त मंत्री रहे रामास्वामी वेंकटरमन। इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर में हुआ था। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। दोस्तों, 20वें वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मिराती में हुआ था, जो कि अब पश्चिम बंगाल में है। इनका वित्त मंत्री का पहला कार्यकाल 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। दोस्तों, भारत के 21वें वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 24 जनवरी 1987 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। भारत के 22वें वित्त मंत्री रहे राजीव गांधी। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही ये वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1987 से 25 जुलाई 1987 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। राजीव गांधी के बाद 23वें वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दोस्तों, ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनका वित्त मंत्री का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। भारत के 24वें वित्त मंत्री शंकर राव भाऊराव चौहान थे। इनका जन्म 14 जुलाई 1920 को हुआ था। इनका कार्यकाल 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। दोस्तों, वित्त मंत्री के अलावा ये रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, अगर आप भारत के सभी रक्षा मंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये भी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, 25वें वित्त मंत्री रहे मधु दंडवते। इनका जन्म 21 जनवरी 1924 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अहमदनगर में हुआ था। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। भारत के 26वें वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा। इनका जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी और ये प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों, 27वें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्तीय बजट पेश करते हुए साल 1991 से 1995 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की दिशा में कई कदम उठाए और आपको बता दूं, ये रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। और दोस्तों, इन्होंने कई ऐसे नियम बदले जिसने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। आपको बता दूं, उच्च मुद्रास्फीति और सिर्फ 15 दिनों के लिए बचे फॉरेक्स रिजर्व के बीच इस बजट को इन्होंने पेश किया था। इनकी ओर से पेश किए गए बजट का मुख्य उद्देश्य था माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, फिस्कल और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। भारत के 28वें वित्त मंत्री जसवंत सिंह जसोल थे। इनका जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान के जसोल गांव में हुआ था। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनके बाद भारत के 29वें वित्त मंत्री रहे
पी चिदम्बरम। इनका जन्म 16 सितंबर 1945 को मद्रास के कन्नूर में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा और इनकी पार्टी तमिल मानिला कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। दोस्तों तीसरे वित्त मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को पंजाब प्रांत के झेलम में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 1 मई 1997 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी और ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री का अतिरिक्त पदभार संभाले थे। दोस्तों दूसरी बार पी चिदम्बरम वित्त मंत्री का कार्यभार संभाले। इनका दूसरा कार्यकाल 1 मई 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा और इस बार ये प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। 32वें वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा। इनका दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 1 जुलाई 2002 तक रहा। इस बार इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों दूसरी बार जसवंत सिंह जसोल वित्त मंत्री रहे और इनका दूसरा कार्यकाल 1 जुलाई 2002 से 22 मई 2004 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। इनके बाद 34वें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। इनका तीसरा कार्यकाल 22 मई 2004 से 30 नवंबर 2008 तक रहा। इस बार इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। दोस्तों 35वें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इनका दूसरा कार्यकाल 30 नवंबर 2008 से 24 जनवरी 2009 तक रहा और ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री का अतिरिक्त पदभार संभाले थे। दोस्तों इनके बाद प्रणब मुखर्जी दूसरी बार वित्त मंत्री बने। इनका दूसरा कार्यकाल 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक रहा और इस बार ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। दोस्तों तीसरी बार कुछ दिनों के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का पदभार संभाले। इनका तीसरा कार्यकाल 26 जून 2012 से 31 जुलाई 2012 तक रहा। फिर दोस्तों मनमोहन सिंह के कैबिनेट लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम। इनका चौथा कार्यकाल 31 जुलाई 2012 से 26 मई 2014 तक रहा। दोस्तों भारत के 39वें वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से 14 मई 2018 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए 500 और 1000 के करेंसी नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, जिससे देश को एक जीएसटी शासन के तहत लाया गया। दोस्तों अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण पीयूष गोयल कुछ समय के लिए वित्त मंत्री का पदभार संभाले थे। इनका जन्म 13 जून 1964 को मुंबई में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 14 मई 2018 से 22 अगस्त 2018 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। दोस्तों 41वें वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इनका दूसरा कार्यकाल 23 अगस्त 2018 से 23 जनवरी 2019 तक रहा। इनके बाद 42वें वित्त मंत्री रहे पीयूष गोयल। इनका दूसरा कार्यकाल 23 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 तक रहा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में पीयूष गोयल कौन से मिनिस्ट्री का पदभार संभाले हैं। दोस्तों तीसरी बार अरुण जेटली वित्त मंत्री का पदभार संभाले और इनका तीसरा कार्यकाल 16 फरवरी 2019 से 30 मई 2019 तक रहा। दोस्तों भारत की 44वीं और वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इनका जन्म 18 अगस्त 1959 को मद्रास स्टेट के मदुरई में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। इनका वित्त मंत्री का कार्यकाल शुरू हुआ 31 मई 2019 से। इससे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री थी। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री का पदभार संभाली है। दोस्तों इंदिरा गांधी के बाद वित्त मंत्री का पद संभालने वाली ये दूसरी महिला है। लेकिन दोस्तों निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं
इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।